नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल सपना बालाजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आने वाले टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसी सीरीज़ में मैंने चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया है, जिसमें मैं प्रीवियस वीडियोस में इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड कवर करवा चुकी हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूसेस और उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करवाऊंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा होता है, स्टमक में कैसे होता है और माउथ में कैसे होता है वो एक्सप्लेन किया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमने बाइल का डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियाटिक जूस के बारे में। द पेनक्रियाटिक जूस is secreted by the exocrine pancreatic acini is a complete digestive juice। ठीक है, तो इसको समझें, जो पेनक्रियाटिक जूस है वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक सेल्स के द्वारा। ठीक है, और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कंप्लीट किस सेंस में है? क्योंकि ये इन्वॉल्व रहता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट्स, तीनों के ही डाइजेशन में इन्वॉल्व रहता है ये पेनक्रियाटिक जूस। इसीलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला गया है। पेनक्रियाटिक जूस इज कलरलेस, वाटरी फ्लूइड, स्लाइटली एल्कलाइन। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखें कि जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कैसा है? वो स्लाइटली अल्कलाइन है। 7.5 to 8 इसकी pH है और दैट्स ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कैसा है? कलरलेस वाटरी फ्लूइड है और इसकी अल्कलाइन बेस है। pH 7.58 है और ये अल्कलाइन क्यों है? क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया मैंने कि जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कंप्लीट जूस है। वो कार्बोहाइड्रेट्स की भी डाइजेशन करता है, फैट्स की भी डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स की भी डाइजेशन करता है। तो पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च को स्प्लिट करता है इनटू द दैट इज माल्टोज। देखिए यहाँ पे ग्लाइकोजन is converted into maltose and maltotriose is converted into alpha dextrins। ठीक है, पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज किस पे काम करेगा? स्टार्च पे काम करेगा। ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन आर प्रोटियोलिटिक एंडोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, ये दो मेन एंजाइम्स हैं पेनक्रियाटिक जूस के। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ये कैसे एंजाइम्स हैं? प्रोटियोलिटिक एंडोपेप्टाइडेजेस हैं, मतलब ये प्रोटीन्स पे काम करेंगे। दे आर इनिशियली इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन। इनिशियली वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन। एंटेरोकाइनेज secreted by intestine stimulates the trypsinogen by converting it into active trypsin। तो ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए कौन सा सब्सटेंस ज़रूरी है, कौन सा एंजाइम ज़रूरी है? दैट इज़ एंटेरोकाइनेज। कौन सा है? एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज किसके द्वारा सिक्रीट होता है? इंटेस्टाइन्स के द्वारा। ट्रिप्सिन चेंजेस कीमोट्रिप्सिनोजन इनटू एक्टिव कीमोट्रिप्सिन। तो आपने देखा कि एंट्रोकाइनेज क्या कर रहा है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है और यही जो ट्रिप्सिन है वो कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। इस कंफ्यूज ना हो, बहुत सिंपल है। कीमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन दो इनएक्टिव प्रिकर्सर्स हैं एंजाइम्स के। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए इंटेस्टाइन्स एंट्रोकाइनेज सिक्रीट करती है। ठीक है, एंट्रो मीन्स इंटेस्टाइन्स, काइनेज तो मतलब ये इंटेस्टाइन द्वारा सिक्रीट होता है ताकि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जा सके। और यही ट्रिप्सिन फिर क्या करता है? इंटर्न कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। देखिए यहाँ पे मैंने शो भी किया, ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एंट्रोकाइनेज एक्ट करेगा, यहाँ पे ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कीमोट्रिप्सिनोजन के ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और ये कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब
जो प्रोटीन से प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स बने थे पेप्सिन की एक्ट के द्वारा, है ना, स्मॉल स्टमक में, तो अब ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन उस पर एक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, ट्राईपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स। ठीक है, क्या बन गया, ट्राईपेप्टाइड्स और डाईपेप्टाइड्स। और लास्ट में क्या बन जाएंगे, एमिनो एसिड, जो कि प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट होता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, और इंटेस्टाइन में जब बनेगा प्रोटीन का डाइजेशन होगा पेनक्रियाज में, तो क्या बनेगा, पेनक्रेटिक जूस की वजह से उसके ऊपर एक्ट होगा तो ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड्स बनेंगे। पेनक्रेटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम लाइपेज। अब इसमें एंजाइम लाइपेज भी है। पेनक्रियाटिक लाइपेज हाइड्रोलाइजेस द 1 and 3 bonds of ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स के जो 1 और 3 बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर पेनक्रेटिक लाइपेज एक्ट करता है। तो ये था पेनक्रेटिक जूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेराइकस। ठीक है, कौन सा, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेराइकस इज मेनली सिक्रेटेड बाय क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेस्टाइनल जूस जिसे सक्कस एंटेराइकस बोला जाता है, उसके सिक्रीशन कौन करता है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वॉल ऑफ ड्यूडेनम में। ज़रूर याद रखें, ये कई बार बहुत बार क्वेश्चंस ये देखा जा चुका है। इंटेस्टाइनल जूस is a clear yellow fluid with slightly alkaline nature, pH of 7.6। तो हमने देखा स्टमक में जो एंजाइम्स थे वो एसिडिक थे। अब जो जूसेस इंटेस्टाइन्स में सिक्रीट हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो अल्कलाइन नेचर के हैं, और इंटेस्टाइनल जूस भी अल्कलाइन नेचर का है, और ये 7.6 इसकी होती है pH। इट completes the digestion of carbohydrates, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसका मतलब अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि द इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स इन इंटेस्टाइनल जूसेस आर। इंटेस्टाइनल जूस में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एंटेरोकाइनेज, एरेप्सिन, डाइसैकेराइड्स, इंटेस्टाइनल लाइपेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज। इनका हम ब्रीफली देखेंगे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। वो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देखें, एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन्स एंड इट कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन। नेक्स्ट देखेंगे एरेप्सिन। Erepsin contains exopeptidases that changes dipeptides to amino acids। अब डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड बन गए थे ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन के एक्शन से। अब एरिप्सिन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड्स को और ट्राइपेप्टाइड्स को। डाइसैकेराइडेज एक्ट एज फॉलोज। अब डाइसैकेराइड्स आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने, ये एंजाइम्स हैं जो कि डाइसैकेराइड्स पे एक्ट करेंगे। जैसे सुक्रोज है उसके ऊपर एक्ट करेगा इन्वर्टेज और उसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और किस में टूटता है, इसके सबयूनिट्स क्या हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा माल्टेज और ये ब्रेक डाउन होगा इसका ग्लूकोज और ग्लूकोज में। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा लैक्टेज और ये ब्रेक डाउन होगा इसका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप ज़रूर बार बार ध्यान में रखें। कई बार यही क्वेश्चन आ जाएगा कि सुक्रोज की सब यूनिट्स क्या हैं, माल्टोज की सब यूनिट्स क्या हैं और लैक्टोज की सब यूनिट्स क्या हैं। माल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज यूनिट से, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर होता है वो बनी होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। अब इंटेस्टाइनल लाइपेज कैसे एक्ट करेगा, एमल्सिफाइड फैट के ऊपर किसने एक्ट किया है, बाइल ने। इस फैट के ऊपर लाइपेज एक्ट करेगा और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट एज फॉलोज। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो मैंने आपको बताए हैं
वो एक्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स पे, ठीक है। जैसे न्यूक्लिक एसिड पे पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा न्यूक्लियोटाइड्स में। अब न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेगा, उसको तोड़ेगा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में। और अब न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगा, उस लास्ट जो उसका ब्रेकडाउन होगा नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर में। तो क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि न्यूक्लिक एसिड्स का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर। या आप इसमें नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर मेंशन हो तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज डाइजेशन ऑफ ऑल मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स। प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एमिनो एसिड्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फैट डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर्स एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करें इन पॉइंट्स को एक जगह, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं मोनोसैकेराइड्स में, प्रोटीन टूटते हैं एमिनो एसिड्स में, फैट का डाइजेशन होता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और न्यूक्लिक एसिड्स के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर्स और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड नहीं आएगा इसमें, है ना। नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर्स और फॉस्फोरिक एसिड्स इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। देखेंगे लास्ट में अब एब्जॉर्प्शन कहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स का होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर्स इन द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो देखा जा सकता है वो इलियम में होगा। मोनोसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स पास इनटू द कैपिलरीज इन द विलाई, ठीक है। एंड फैटी एसिड्स इन ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड्स पास इनटू द लैक्टेल्स फॉर एब्जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैक्टेल्स हमने देखा था, ये लिम्फ कैपिलरीज हैं जो कि ड्यूोडेनम में पाए जाती हैं, विलाय में, जो कि क्या करती हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। विटामिन B12 combines with intrinsic factor in the stomach and is absorbed in the terminal ileum। और विटामिन B12 जो है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, कहाँ पे, इन द स्टमक, एंड इज एब्जॉर्ब्ड इन द टर्मिनल इलियम, ठीक है। विटामिन B12 स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन करेगा और फाइनली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इलियम में। जो सॉल्ट्स हैं, विटामिन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, वो एब्जॉर्व होती हैं ब्लड कैपिलरीज में फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो विटामिन्स जो हैं, मिनरल्स हैं, वो डायरेक्टली एब्जॉर्व हो जाते हैं फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। बिलिरुबिन इज अल्टर्ड बाय माइक्रोब्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बिलिरुबिन है ये क्या है, इसके बारे में आप ज़रूर याद रखें कि जो बिलिरुबिन है वो एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो लीवर में बनता है। जो पुराने RBCs होते हैं जब वो डीजनरेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं पुराने RBCs, रेड ब्लड सेल्स, तो वेस्ट प्रोडक्ट बिलिरुबिन बनता है और ये लीवर में बनता है, ठीक है। और बिलिरुबिन क्या करता है, जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है लीवर इसको, तो जॉन्डिस जैसी मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसे पीलिया भी बोला जाता है। ब्राउन कलर ऑफ फीसेस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेकोबाइलिन, ठीक है। जो फीसेस का ब्राउन कलर होता है वो स्ट्रेकोबाइलिन की वजह से होता है, और जो यूरिन का ब्राउन येलो कलर होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है, ठीक है।
तो ये थे एब्जॉर्प्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन लेके आऊँगी। ये टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग से एक शॉर्ट वीडियो में कवर करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आऊँगी। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।